तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर, एक दिन जिंदगी भी बदलेगी और मंजिल भी मिलेगी। तो मिशन जून JRF 2024 आज हम लोग शिक्षण अभिक्षमता का एक और टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं बात नहीं करता हूं, सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, लाइट देखिए कहीं तार हिल रहा है, तो ये भी शिक्षण को प्रभावित करने में कहीं ना कहीं इसका भी योगदान है। मैं रोजाना वीडियो नहीं बनाता हूं, क्यों? क्योंकि आप लोग मोटिवेट नहीं करते हैं, कहीं से मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है, ना तो एक को लाइक हो रहा है, ना तो एक को कमेंट हो रहा है। कम से कम आप लोग यह दिखाइए, भले कुछ भी मत करिए, कमेंट दिखाइए कि हाँ 10 लोग 20 लोग रोजाना कमेंट कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हाँ, उनका मकसद है, आप लोग खुद कहेंगे कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो ऐसा करिए कि आप वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, कम से कम 2 वीडियो। कोई ये भी नहीं कहता कि आप वीडियो नहीं बनाएं, आज टॉपिक नहीं खत्म होगा, कहीं से मोटिवेशन मिलबे नहीं करता है। तो आप भी कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित कर रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पर कारण में आप भी आते हैं, कारक मतलब होता है क्रिया करने वाला, लेकिन यहाँ पर मैं कारण ही कहूँगा। क्यों? यहाँ पर आप भी कारण बन चुके हैं। क्या फायदा? शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक वो आप भी हैं। तो इसी प्रकार से लाइट भी है। तो हम लोग आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को तनी बढ़िया से समझा दूं। प्रभावित कहने का मतलब यहां पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले, कोई भी प्रभावित करने वाला कारण जो होता है वह एक सकारात्मक होता है, दूसरा होता है नकारात्मक। JRF निकालेंगे 41,000 रुपया पर मंथ लेकर के कम से कम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये बात आप समझिएगा। और अगर मेरे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, अगर मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं, तो एक लाइक बनता है और एक कमेंट बनता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप रोजाना वीडियो डालिए, 1 नहीं 2 डालियो, हम देखने के लिए तैयार हैं। 1 नहीं 2 डालियो, क्या करना है? बस पढ़ना है। तो कहने का मतलब सकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाला एक कारक और भी है, GF। ये तो 1 नंबर का है, कहने का मतलब 1 नंबर पे है। बैठ के पढ़ रहे थे, तब तक मैसेज या कॉल आ जाएगा, बैठ के चटियाएंगे, जाओ चटियाओ। शिक्षण प्रभावित हो रहा है। कम से कम जून में पेपर है, तो 4 महीने इन सबको त्यागिए और बढ़िया से लग जाइए। अगर अब की बार JRF नहीं निकलेगा तो कब्बू ना निकली, एक बात हमेशा याद रखना। मेहनत कहना, मेहनत कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और जिंदगी भी बदलेगी। तो उसी प्रकार से, कैसे? इसी प्रकार से इसका जो शिक्षण को प्रभावित करने वाली चीजें होती हैं वो सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती हैं। अगर GF भी है, बॉयफ्रेंड भी है, तो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें खुद प्रभावित करे, तुम्हें खुद बताए, खुद पढ़ाए। अरे यार, फीलिंग क्या चीज है? आज है कल बूढ़े हो जाओगे। खूबसूरती है, आज है, मैं खुद देखा हूँ, हमारे साथ पढ़ने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत खूबसूरत थे, जिन पे मेरा भी मन पिघला हुआ था। लेकिन आज क्या है, आज उन्हें देखते हैं एकदम मोटे से चेहरा कुछ। कहने का मतलब एक जमाना था, एक वो भी था जमाना और एक ये भी है जमाना। कहने का मतलब ये सारी चीजें जो हैं एक दिन ढल जाएगी। अपने आप को निखारो,
और ये जो प्रभाव है ना, जो नकारात्मक प्रभाव है, इनको हटाओ, अपने आप को निखारो और नकारात्मक प्रभाव को हटाओ। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसमें बहुत सारे प्रकार हैं। तो सबसे पहले मेरा यही काम है कि पढ़ पढ़ के समझाना। मैं नीचे पढ़ूंगा, ऊपर आज आपको आएगा, लेकिन मैं आज हाथ में लेकर के पढ़ूंगा, क्योंकि भाई जो शब्द हैं वो सही से ढंग से निकलते नहीं, दिखाई नहीं देते हैं। तो शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण क्या है? एक प्रभावशाली उपकरण है। ऊपर आपको आ रहा होगा, मैं जो चीजें पढ़ूंगा ऊपर लिखा हुआ आएगा। शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है। कहने का मतलब यह है कि इसमें बहुत सारे उपकरण होते हैं, पुस्तक होती है, उदाहरण होते हैं, मतलब हर एक चीजें होती हैं अध्ययन के लिए। उसके बाद जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। कौन? मैं कह रहा हूं। कभी भी कोई भी शिक्षक यह नहीं कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम कर सकती हो। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। बस वहां पर क्या चीज होनी चाहिए? मोटिवेशन और मेहनत होनी चाहिए। आप दुनिया को बदल सकते हैं, आप में उतनी पावर है। हर कोई भी चीज करता है, एक इंसान ही करता है। बस अपने आप को निखारना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को, कहने का मतलब है पहटना है। जब कोई भी चीज, भोजपुरी में कहा था ना, जब तक खुरपी पिटाई नहीं तब तक चोक हो ही नहीं। तो जब तक खुरपी यहां पर पिटाएगी नहीं, चोक होगी नहीं, नुकीला होगा नहीं, जब तक उसको रगड़ेंगे नहीं, तो अपने आप को मेहनत करो, ठीक है। और नकारात्मक चीजों को, जो शिक्षण में प्रभावित करने वाले कारक हैं नकारात्मक, उनको हटाने का प्रयास करो। सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हम तो जानते हैं कि लड़कियां लड़कों को बर्बाद कर रही हैं। खैर ठीक है, हमको नहीं बर्बाद किया, अच्छा है। उसके बाद शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए, कहने का मतलब शिक्षण तक कोई भी चीज को सीखना इतना आसान नहीं होता है, वह जटिल होता है। लेकिन जो शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं, लेकिन शिक्षक क्या करता है, उसे चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से वह आपके जीवन में प्रयोग में लाता है। यहां पर जो चीजें हो रही हैं, देखिए कहने का मतलब है एक और चीज, देखिए यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि यहां पर प्रश्न क्या बन सकता है, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? शिक्षक करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां आगे बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं, उसे आप समझिएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इतनी चीजें। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। शिक्षण पर शिक्षक के मन, शिक्षण पर शिक्षक के मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण, आर्थिक स्थितियों, प्रशासनिक नीतियों इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है, देखिए शिक्षण पर शिक्षक के मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण, आर्थिक स्थितियां, प्रशासनिक नीतियां इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं आधार पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में शिक्षक के व्यक्तिगत, बौद्धिक व मनोवैज्ञानिक स्थितियों को देखा जा सकता है। तो सबसे पहला जो है, देखिए यहां पर कह रहा है कि जो शिक्षण में, मतलब शिक्षक पर प्रभाव क्या क्या होता है, वह मानसिक होता है, ज्ञान होता है, आचरण होता है, वातावरण होता है, आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, उसके बाद प्रशासनिक नीतियां इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब देखिए, अगर इन सबको, इसको मैं समझा देता हूं। मन, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर पढ़ाने आया और किसी कारणवश मैं सैड हूं, आज मेरा मन क्या है, उदास है, क्या मैं आपको शिक्षण दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। अगर कहने का मतलब मेरे पास मस्तिष्क, ज्ञान, मतलब मस्तिष्क, मेरे पास दिमाग ही नहीं है एग्जाम्पल देने का, क्या मैं आपको ज्ञान दे पाऊंगा? प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? अगर मेरे पास ज्ञान ही नहीं है, शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या मैं आपको ज्ञान दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। आचरण, क्या मेरा अगर आचरण शुद्ध नहीं है तो क्या आप मेरी बात को, किसी भी बात को आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। उसके बाद क्या है? वातावरण है। कहने का मतलब है, देखिए अगर, कहने का मतलब है वातावरण, अगर मेरे सारे दोस्त एकदम पियक्कड़ निठल्ले हैं
तो सोचेंगे यो एक पियक्कड़ है क्या, इसके साथ मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या ये पढ़ाएगा मुझे, कुछ नहीं। तो ये चीजें होती हैं। इन सब का प्रभाव कहाँ पड़ता है? शिक्षण पर शिक्षक के मन, मस्तिष्क, वातावरण, आर्थिक स्थितियां, प्रशासनिक नीतियां, इन सब का प्रभाव पड़ता है। और इसी आधार पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए उसके बाद यहाँ पर आगे भी लिखा है, इन्हीं आधार पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में शिक्षक के व्यक्तिगत, बौद्धिक व मनोवैज्ञानिक स्थितियों को देखा जा सकता है। उसके बाद इसमें है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारक, सबसे पहले व्यक्तिगत कारण को हम लोग समझेंगे कि व्यक्तिगत कारण क्या चीज है। तो इसमें व्यक्तिगत, देखिए कहने का मतलब मेरा व्यक्तिगत, कहने का मतलब मान लीजिए, खैर अभी तो मेरी शादी हुई नहीं है, लेकिन मेरी शादी हो जाए और मैं पढ़ा रहा हूं, तब तक मेरी पत्नी से लड़ाई हो जाए, वो कहे कि मैं जा रहा हूं, आप दिन भर पढ़ाने में बिजी रहते हैं, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, शिक्षण गया काम से। कहाँ पढ़ाएंगे, घेवड़ा पढ़ाएंगे? यहाँ व्यक्तिगत कारक में आ जाएगा, प्रभावित कर दिया वो, एकदम दिमाग का एकदम, कहने का मतलब डिस्टर्ब कर दी, कहाँ पढ़ाएंगे? उसके बाद मान लीजिए हमारा दोस्त आ जाए, कहे भाई छोड़ो आज क्लास बंद करो, चलो चलते हैं घूमने, चलते हैं, चले गए घूमने, कहाँ पढ़ेंगे? व्यक्तिगत कारण है, उसके साथ मेरा व्यवहार है, मैं चला गया, आप पढ़ नहीं पाए। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं व्यक्तिगत कारण में। आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत कारण में क्या क्या होती हैं। कहने का मतलब है शिक्षक के व्यवहारिक जीवन में प्रयोग आने के कारण, जिससे कारण क्या होता है, शिक्षण प्रभावित होता है, वह किस में आते हैं? व्यक्तिगत कारक में। और किस में आते हैं? शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में क्या आते हैं? व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है विद्यालयीन परिस्थितियां, यहां पर लिख देते हैं विद्यालयीन, ये है ना, विद्यालयीन परिस्थितियां, विद्यालयीन परिस्थितियां, इसको मैं आपको पढ़ करके समझाता हूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो इसको मैं पढ़ करके आपको समझाता हूं। देखिए, इसमें 3 प्रकार की स्थितियों की उपस्थिति रहती है। पहला है विद्यालय प्रबंधन की प्रशासनिक नीति। पहला जो है, यहां पर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहला विद्यालयीन प्रबंधन की प्रशासनिक नीतियां। ठीक, अब इस बात को आप लोग समझिएगा कि विद्यालय की जो प्रशासनिक नीति है वह अच्छी नहीं है शिक्षक के साथ। तो क्या मान लीजिए कोई प्रशासनिक नीति है, उसके अंतर्गत चाहे हो सकता है कि प्राचार्य ही उसको प्रताड़ित करते हों, तो क्या हुआ, पढ़ाएगा बेचारा, सुबह सुबह आया, थोड़ा सा लेट हो गया 10 मिनट, एकदम प्राचार्य धर करके झाड़ दिया, क्या पढ़ाएगा बेचारा, दिमाग उसका मूड खराब हो गया, वह क्या आपको पढ़ाएगा। दूसरी चीज जो होगी, देखिए यह क्या है, विद्यालयीन परिस्थितियां हैं। विद्यालयीन परिस्थितियों में क्या चीज होता है? सबसे पहले विद्यालयी प्रबंधन की प्रशासनिक नीतियां। दूसरा जो है प्राचार्य के साथ शिक्षक का संबंध व्यवहार। प्राचार्य के साथ शिक्षक का संबंध लिख देते हैं, शिक्षक का संबंध कहने का मतलब प्राचार्य के साथ अगर उसका, देखिए यहाँ पर प्रशासनिक नीति में मैंने आपको बताया कि वहाँ की नीतियाँ जो होंगी, मान लीजिए 10 मिनट लेट हो गया, वहाँ का नीति जो होगा कि आपको टाइम से स्कूल में आना है, लेकिन वहाँ पे 10 मिनट लेट हो गया, धर करके झाड़ देगा, प्रबंधक ही झाड़ देगा। प्राचार्य के साथ शिक्षक का संबंध, मान लीजिए मेरा प्राचार्य के साथ शिक्षक मतलब जो संबंध है वह अच्छा नहीं है, तो
तो क्या मैं पढ़ाऊंगा? प्रचार मुझे हर एक तरह से क्या करेगा, बार बार उंगली करता रहेगा। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं उसी से परेशान हो रहूंगा कि पता नहीं क्या क्या कर देता है मेरे साथ, मैं उसी के साथ परेशान रहूंगा। न मेरी तनख्वाह देता है टाइम से, न कुछ देता है। इसके बाद अपने साथी शिक्षकों के साथ व्यवहार, अपने साथी शिक्षकों के साथ व्यवहार, शिक्षकों के साथ व्यवहार। अगर मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर व्यवहार भी अच्छा नहीं है शिक्षक के साथ, जो हमारे साथी शिक्षक हैं उनके साथ मेरा कहने का मतलब कोई भी बात हुआ, अगर कुछ किसी बात पे डिस्कस हो गया और मुझे ये गलत ठहराने पे लग जाएगा बहुत ज़्यादा, एकदम कहने का मतलब मैं भी उतावला हो गया, कैसे कह रहे हो तुम ये गलत चीज़ें हैं, ये नहीं 100% सही बात है यार, तुम मुझे हर जगह गलत साबित करने पे लगे रहते हो गया वहीं झड़क, संबंध नहीं, अच्छे नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, शिक्षण प्रभावित होगा। तो शिक्षण प्रभावित में अपने साथी शिक्षकों के साथ व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। अगर व्यवहार बुरा है तो वहां पर शिक्षण प्रभावित होगा, एक बात आप हमेशा जानिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसके बाद है कार्यों का विश्लेषण करना, तो मैं इसको रब करता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। इसके बाद शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में ही है, एक और था वह छूट गया था, पहले इसको भी देख लेते हैं। बौद्धिक कारण, कहने का मतलब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कहने का मतलब है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये भी शिक्षक को प्रभावित करना है, कहने का मतलब है ये भी शिक्षण को प्रभावित करता है। देखिए अगर शिक्षक ज्यादा बुद्धिमान है, कहने का मतलब एक बात आप लोग हमेशा समझिएगा, बहुत ज्यादा ज्ञान होने के बावजूद भी कोई अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। अच्छा शिक्षक तभी कहलाता है जब उसके वक्तव्य अर्थात जो बोल रहा है वह दूसरे को समझ में आए, पहली बात। दूसरी बात, उसके उदाहरण और कंसेप्ट जो होने चाहिए एकदम क्लियर होने चाहिए, बहुत आसानी से जो बच्चों को समझा दिया वही असली शिक्षक है। कम बुद्धिमत्ता के बाद भी अगर उसमें समझाने की शिक्षा मतलब समझाने का गुण है तो वह अच्छा शिक्षक कहलाएगा। और कहने का मतलब जिसको पूरा मतलब कहने का मतलब 5 गो PhD करके रखा है, लेकिन अगर उसे समझाने नहीं आता है, केवल समय बर्बाद करता है, तो वह शिक्षा किस काम की। कहने का मतलब पढ़ करके आया चला गया, आपको समझ में नहीं आया, उसके एक भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, समझाने का तरीका बुरा है, तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर बौद्धिक कारक क्या क्या होते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए अगर शिक्षक कम बुद्धिमान है, अनुभव नहीं है उसको, क्या आपको पढ़ाएगा? जैसे मान लीजिए कभी JRF का पेपर दिया नहीं, JRF का पेपर दिया नहीं, उसे अनुभव नहीं है, वह किस आधार पे आपको पढ़ाएगा? एक बात आप लोग समझिएगा, कहने का मतलब मेरा यह हुआ, कहने का मतलब यह नहीं है कि हर एक IAS की कोचिंग में पढ़ाने वाला हर एक बंदा IAS होता है, नहीं, कुछ विषयों का ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है वह पूरा B.Ed का है, मैं इस सिलेबस को बहुत बारीकी से पढ़ा हूँ और फिलहाल देखिए कहने का मतलब यह है इसके सिलेबस को बहुत बारीकी से पढ़ा हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ। B.Ed में आप जब भी कभी भी क्लास करेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों पे ही ध्यान दिया जाता है, पढ़वाने और पढ़ने के तरीके पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। जैसा कि मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि शिक्षण के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उसका उद्देश्य क्या है। और यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक में बौद्धिक कारण जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको मैं पढ़ करके आपको समझाता हूँ। लिखा है कि बुद्धि का शाब्दिक अर्थ, बुद्धि का शाब्दिक अर्थ ज्ञान शक्ति है। क्या है? ज्ञान शक्ति है। यह एक अनुमानित ज्ञान शक्ति है क्योंकि इसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है बल्कि क्रियाओं या व्यवहार के माध्यम से होता है। कहने का मतलब है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वह क्या है, यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। जो चीजें मैं बोल रहा हूं वह प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में है ही नहीं। जब आप अनुभव करेंगे, उसे अपनी क्रिया में लाएंगे, आप भी पढ़ाएंगे,
तब आपको लगेगा कि मेरी बुद्धि का विकास कहाँ तक हुआ है, क्या मैं पढ़ाने के काबिल हूं या नहीं हूं। देखिए, कहने का मतलब जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए मूल्यांकन की व्यवस्था मैं कर लिया हूं। 200 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के मैं लिख करके रखा हूं और एक एक दिन उसको सॉल्व कराऊंगा जब यह पूरा चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। और आशा करते हैं कि 10-12 वीडियो में ही खत्म हो जाए और मैं पूरा पढ़ाऊंगा। तो यहां पर क्या है, बुद्धि का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या शक्ति होता है। यह एक अनुमानित ज्ञान शक्ति है क्योंकि इसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता बल्कि क्रियाओं या व्यवहार के माध्यम से होता है। जो भी शिक्षक के कार्य हैं, जो भी शिक्षक का कार्य क्या है, उसे उस आपको आपके लाइफ में व्यवहार मिलाना। जो मैं बताता हूं उसे आप अपने व्यवहार मिलाइए, तब जा करके आपको उसका ज्ञान होगा, अन्यथा उसका ज्ञान नहीं होगा। यदि शिक्षक का बौद्धिक स्तर ऊंचा नहीं है, अगर शिक्षक क्या है बुद्धिमान नहीं है, तो क्या होगा, नहीं होगा तो शिक्षण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते। कहने का मतलब जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसका प्रभावशाली भी उतना, मतलब कहने का मतलब वह भी नाश ही होगा। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आप पढ़ाने लगे तो जो पढ़ने वाला है उसका भी नाश होगा और शिक्षक का तो नाश हो ही रहा है। उसके बाद देखिए, आ सकेगी और कक्षा में शिक्षक का प्रदर्शन औसत से नीचे आएगा। अगर शिक्षक बुद्धिमान नहीं है तो कहने का मतलब कक्षा में उसकी औसत क्या होगी, सबसे नीचे आएगा, उसके बच्चों के नीचे आएगा। ऐसे में शिक्षक को एक दूसरी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। वस्तुतः प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की मेधा शक्ति प्रखर होती है और उन शक्तियों के मतलब कहने का मतलब है कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्लास में बहुत ब्रिलियंट होते हैं और वह क्या करेंगे, शिक्षक से प्रश्न पूछ लेंगे, लेकिन यहाँ तो मुझसे कोई पूछने वाला है नहीं। लेकिन क्या करेंगे, अगर पूछ लेंगे और क्या करेगा, अगर शिक्षक प्रभावशाली नहीं है, उसके पास उतना ज्ञान नहीं है, तो वह बच्चे के सवालों का जवाब कहां से देगा, नहीं दे पाएगा। और इससे क्या होता है, जब उसके मतलब जो जिज्ञासु शब्द हैं, जो जिज्ञासु प्रश्न हैं, उसका जवाब शिक्षक नहीं देगा तो क्या उसके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, नहीं आएगा। और शिक्षण से ही मनुष्य के जीवन में बदलाव आता है। तो कहने का मतलब एक बात आप लोग समझ लिए होंगे कि बौद्धिक कारण में अगर शिक्षक बुद्धिमान नहीं है तो उसका जो मूल्यांकन होगा, बच्चों को जो शिक्षा देगा वह भी स्तर से नीचे ही आएगा, उसके ज्ञान पर ही सीमित होगा। अगर वह बच्चे को किसी भी प्रकार के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है तो वह शिक्षक नहीं रहा। तो ये बातें होती हैं। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं। ये पॉइंट आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बुद्धि है तो बच्चे को आप ज्ञान देंगे तो वह सफल होगा, अगर बुद्धि नहीं है तो अगर आप बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं तो वह सफल नहीं होगा। कहने का मतलब है कि मैं जो चीज आपको समझा रहा हूं उसे समझ में आना चाहिए। आपको क्वेश्चन भी यहाँ दिया जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा, जिससे कि आपकी ज्ञान शक्ति जो है वहां पर निखर करके आएगी। और वह मेरा काम है आपकी ज्ञान शक्ति को निकालना। 100% कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर में 45 आएगा तो आएगा, या मैं अपने आप से अपने अनुभव के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर कह रहा हूं मेरे दोस्त। एक बात आप जानिएगा। इसके बाद कार्य का विश्लेषण करना, कार्य का विश्लेषण करना, कार्य का विश्लेषण करना। यहां पर मैं बहुत गंदा लिखा हूं तो कंप्रोमाइज करिएगा। कार्य का विश्लेषण करना, इसको भी पढ़ लेते हैं। मैं बात नहीं करता ज्यादा, मैं जो भी बात करूंगा वह टॉपिक से ही होगा। शिक्षा वास्तव में मानवीय प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, वास्तव में मानवीय प्रक्रिया है। देखिए, मानवीय प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन समाज के अंतर्गत मानव आता है तो मानवीय प्रक्रिया, मानव में ही समाज आता है। तो चाहे मानवीय प्रक्रिया कहें चाहे सामाजिक प्रक्रिया कहें, क्यों, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभाव डालता है। कहने का मतलब मैं हूं, आप पे प्रभाव डाल रहा हूं, मेहनत करो मेरे भाई, मेहनत करो। तो कहने का मतलब अगर आप मेरे ज्ञान को देखेंगे, अरे यार इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल कर सकता है,
कोई इंसान इतना अच्छा कैसे पढ़ा सकता है, मैं भी क्यों ना इसी की तरह बनूं। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीखता है। जैसा कि कहने का मतलब यह हुआ कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, जब लात मारेगी ना तब समझ में आएगा बाबू इन गर्लफ्रेंडों के चक्कर में पूरी जिंदगियां बर्बाद कर रहे तुम लोग। प्रभाव डालता है, प्रभाव डालने वाला शिक्षक होता है। देखो प्रभाव डालने वाला कौन होता है, शिक्षक होता है। शिक्षक यहाँ दिल में होनी चाहिए। शिक्षक कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाता है, क्लास में बाहर दिखा देगा। बहुत हरामी होते हैं सब, और आजकल के बच्चे बहुत हरामी हैं, ये भी बहुत हरामी, पढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन तुम पढ़ो। जो मेरा वीडियो देखने वाला है या मुझसे वादा करो, कमेंट में लिख दो कि सर मैं JRF निकाल के दिखाऊंगा, और मार्कशीट मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज देना, लर्निंग A to Z नाउ। ठीक, इसके बाद है क्या चीज, प्रभाव डालने वाला कौन होता है, शिक्षक होता है, और प्रभाव ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी होता है। प्रभाव ग्रहण करने वाला कौन होता है, शिक्षार्थी। मैं जो प्रभाव डाल रहा हूं, जो क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करा रहा हूं, तुम ग्रहण करोगे। तुम जो मैं प्रभाव डाल रहा हूं, यहां से हर एक क्वेश्चन का जवाब, मैं हर एक टॉपिक को क्वेश्चन के नजरिए से देखना चाहिए मेरे दोस्त। उसके बाद शिक्षक में मूल्य परक ज्ञान होने के लिए कार्य के विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि देखिए, शिक्षक में मूल्य परक ज्ञान होने के लिए कार्य के विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। देखिए कहने का मतलब आप कोई भी शिक्षक में मूल्य परक ज्ञान होनी चाहिए, बहुत ज्ञान होने चाहिए, जिससे कि आपके हर एक क्वेश्चनों का जवाब हुआ, हर एक सवाल का जवाब आसानी से दे दे। कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसका जवाब आसानी से दे दे, तब उसके कार्यों का विश्लेषण होगा। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जिस दिन JRF निकालेगा उस दिन मेरा विश्लेषण होगा। और कार्य का विश्लेषण व उसकी विशेषताएं शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए प्रभावित करती हैं। शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक हैं विद्यार्थी की सीखने संबंधित क्रिया। कहने का मतलब है कि देखिए, शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विद्यार्थी को सीखने संबंधित क्रिया। कहने का मतलब सीखने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं होनी चाहिए, किस प्रकार से कोई विद्यार्थी कोई किसी चीज को सीखेगा, या कौन बताएगा, शिक्षक बताएगा। विद्यार्थी से सीखने हेतु सकारात्मक व्यवहार, विद्यार्थियों से सीखने हेतु सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी चीज हमको बता रहे हैं तो मैं उसे स्वीकार न करूं, सीधे कह दूं अरे यार तुम क्या बताओगे मुझे, कहते हैं अभी तुम्हारी उम्र क्या है तुम मुझे सिखाओगे, ऐसा नहीं। देखिए कहने का मतलब शिक्षक अगर ज्ञान दे रहा है तो कुछ सीख भी रहा है। जैसे आप मुझे कुछ सिखाएंगे, मैं आपसे सीखूंगा। मेरे विद्यालय में ऐसा होता है, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ बच्चे मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। कोई भी बात कह देते हैं तो सर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसे कहे होते तो मैं मान गई होती या मान गया होता। अरे समझा करो तुम लोग बात को, अरे जबान में फिसल जाती है। उसके बाद विद्यार्थी अधिगम संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। उसके जीवन में अधिगम मतलब जीवन निरंतर चलने वाली कुछ विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। कि वह कौन बताएगा, शिक्षक बताएगा। भाई जीवन में यह स्टेज होगा, ऐसे ऐसे अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाना है। उसके बाद निदानात्मक मूल्यांकन के लिए मानदंड का निर्धारण। जैसे शिक्षक क्या करेगा, टेस्ट लेगा, और जो टेस्ट में फेल हुआ ना काट काट के रख देगा। टेस्ट की बारी आने वाली है बहुत जल्द, यह टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म होने वाला है, उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा। मेरे दोस्त अगर पढ़ना है तो एकदम मन से पढ़ना है, जिससे आप टेस्ट दीजिए। मैं कहा ना 200 क्वेश्चन इससे मायने रखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। केवल एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन, 10 चैप्टर हैं, सोचो कितने हो जाएंगे, 2000 क्वेश्चन। 2000 क्वेश्चन अगर हम लोग केवल अपने व्यवहार में ला लिए तो कौन सा क्वेश्चन बचेगा मेरे दोस्त। बस आप मुझे मोटिवेट करिए, एक कमेंट और एक लाइक टिप दीजिए, बस उतने में हो गया। JRF क्वालिफाई 100% दावा करते हैं।
इसके बाद ये चीजें हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के उद्देश्यों की पहचान करना। तो शिक्षण के उद्देश्यों की पहचान करना, इसको मैं रफ करता हूं। इसके बाद अगला टॉपिक है, यहां पर लिख देते हैं शिक्षण उद्देश्यों का पहचान करना। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि इसमें क्या होती है। शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना, कहने का मतलब कोई भी विद्यार्थी किस लिए पढ़ रहा है, उसकी सोच क्या है, वह किस आधार पे किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स ला रहा है, कौन सब्जेक्ट किसको बेहतर समझ में आ रहा है, तो वह यह काम कौन करेगा, एक शिक्षक करेगा। और शिक्षक को चाहिए कि उस विद्यार्थी के उस ज्ञान के आधार पर उसे एक उद्देश्य बताए कि बालक तुम यह रास्ता अगर अपनाओगे तो वह तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा। जैसे मेरे अध्यापक ने बताया था कि बेटा तुम अगर पढ़ाने में देखो, कहने का मतलब तुम पढ़ाते बहुत अच्छा हो। यह बात कक्षा 8th की है और तब से मैं आज तक पढ़ा रहा हूं। और एक बात जानिएगा, सबसे पहले मैं इसको पढ़ करके आपको समझाता हूं। तो इसमें है शिक्षक का मुख्य ध्येय उद्देश्यों की पहचान करके गंतव्य पर पहुंचाना और विद्यार्थियों को अधिक लाभ देना। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी विद्यार्थी के मुख्य ध्येय उद्देश्यों की पहचान, कौन विद्यार्थी किस प्रकार का है, वह किस सब्जेक्ट में पारंगत है, कौन सब्जेक्ट उसको सबसे बेहतर आ रहा है, उसकी पहचान करना और उसके लिए उसका अधिक से अधिक योगदान देना और उसके उद्देश्यों को बताना। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ देना है, परंतु यह भी संभवतः है जब शिक्षक आवश्यकतानुसार पुस्तक के निर्माण से लेकर विद्यार्थी के मूल्यांकन तक का ध्यान रखे। और यह तभी संभव है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक विद्यार्थी पे ध्यान देना होगा कि कौन किस सब्जेक्ट में कमजोर है, कौन किस सब्जेक्ट में पारंगत है, कौन किसको आ रहा है। उसी आधार पे अगर बताया जाए, हर एक बालक हर एक सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होता है, एक ना एक सब्जेक्ट में वह ब्रिलियंट होता है, तो उसे उस आधार पे उस उद्देश्य को बताना चाहिए। उसके बाद उद्देश्यों की पहचान की 3 आधार, मतलब उद्देश्यों की पहचान के 3 आधार निम्नलिखित हैं। किस प्रकार से शिक्षण के उद्देश्य को पहचाना जा सकता है। एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है क्रियात्मक, इसको हम गत्यात्मक भी बोलते हैं, गत्यात्मक। उसके बाद एक होता है भावनात्मक। चलिए अब यहां पर पहले लेक्चर पे आ जाते हैं। यह ज्ञान जो है स्मृति स्तर का शिक्षण है। स्मृति स्तर के शिक्षण को कौन, B.S. ब्लूम ने 6 चरण बताए थे। वह कौन से थे? ज्ञान था, बोध था, प्रयोग, विश्लेषण, याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे, विश्लेषण। उसके बाद संश्लेषण। उसके बाद कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और एक होता है मूल्यांकन। याद है कि नहीं है? नहीं है। ज्ञान स्मृति स्तर का शिक्षण है। इसका प्रतिपादन कौन किया था? हर्बर्ट। कौन? हर्बर्ट। गत्यात्मक का कौन किया था? सिम्सन। भावनात्मक का करतवाल। वाह भाई, क्या तुम लोग पढ़ रहे हो, यह किताब में नहीं लिखा है, मैं अपने मर्जी से बताता हूं। ये चीजें हो गई और इसमें 6 चरण है। सबसे पहले किस आधार पे उसको ज्ञान, मतलब कितनी बुद्धि हुआ,
कितना ज्ञान है उसका, कितना समझ रहा है, जो वह पढ़ा वह कितना समझ रहा है, उसके बाद उसका प्रयोग कितना कर रहा है, कितना तोड़ मरोड़ रहा है, मतलब यहाँ पर कितना तोड़ रहा है, पहले तोड़ेगा उसके बाद उसको जोड़ेगा, उसके बाद तब बाद में वो अपने ज्ञान का मूल्यांकन करेगा लास्ट में। हो गया ना, इससे पता चल जाएगा। तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले तो उसे पढ़ाया जाएगा, उसके बाद वह कितना समझा, कि उसके बाद प्रयोग करवाया जाएगा कि क्या तुम सच में प्रयोग कर रहे हो, उसके बाद उसको तोड़ा मरोड़ा जाएगा कि ऐसे नहीं, थोड़ा इसको अलग अलग करके दिखाओ, उसके बाद उसको जोड़ करके दिखाओ, तब मूल्यांकन होगा लास्ट में। तो यह काम कौन करेगा, शिक्षक करेगा। क्रियात्मक, क्रियात्मक के भी 6 चरण होते हैं। इसमें होता है उद्दीपन, हस्तांतरण, नियंत्रण, समन्वयकरण, स्वाभाविकरण, आदत का निर्माण। जब इतना चीजें करेगा तब जा करके, कहने का मतलब एकदम सेम प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए पहले क ख ग पढ़ेगा, उसके बाद तब जा करके वह क्या करेगा, हिंदी उसको पढ़ने आएगा। भावनात्मक, भावनात्मक मतलब फीलिंग वाला। भावनात्मक के भी क्या 6 चरण बताया गया था, प्राप्त करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन करना, संप्रत्यय का निर्माण करना, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। कहने का मतलब भावनात्मक क्रिया में क्या होता है, जो चीजें सीखेगा, इसमें सेम चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, भावनात्मक में ही चरित्र का निर्माण होता है। जब आप किसी से कोई चीज सीखेंगे, ये चीजें गलत हैं, वो चीजें सही हैं, तब जा करके आपके चरित्र का निर्माण होता है। ये नहीं कि पहला नंबर तो अपना चरित्र बचाना चाहिए मेरे दोस्त, अपने चरित्र पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यह एक बात जानिएगा, ये सारी चीज़ें हो गई तो शिक्षण के उद्देश्यों की पहचान करना, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें शिक्षक क्या करता है, बच्चे को विश्लेषण करता है, उसका मूल्यांकन करेगा कि बच्चा किस आधार पे जा रहा है, कहाँ कौन सब्जेक्ट में पारंगत है, और उसके मूल्यांकन की 3 विधियां होती हैं। एक ज्ञान होता है, क्रियात्मक होता है, भावात्मक होता है, भावनात्मक। यह सही चीजें होती हैं। तो ये चीजें मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, इन सब के बारे में बताया था, शायद पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में मैंने आपको एकदम बारीकी से बताया था, इसके बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो इसके बारे में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, शिक्षण के उद्देश्यों का पहचान करने के 3 प्रकारों का वर्णन है, कौन सा सही है। इसमें से एक प्रकार है, ऐसे भी कर सकता है, शिक्षण उद्देश्यों का पहचान करना किस आधार पर किया जाता है, उसमें से एक सही उदाहरण है ज्ञान, क्रियात्मक, भावनात्मक। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो शिक्षण के उद्देश्यों का पहचान करना, ज्ञान, क्रियात्मक, भावनात्मक, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद बाकी कल। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल समय अनुसार टाइम से।